हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांखला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 9th की पुस्तक कृतिका भाग 1 अध्याय संख्या 2 जिनकी लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग, और मृदुला गर्ग जी ने यहाँ एक संस्मरण लिखा है जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में अध्याय संख्या 2 में यह पाठ दिया हुआ है। बच्चों, इन्होंने इसमें मेरे संग की औरतें जो संस्मरण लिखा है, इसमें औरत को केंद्र में रखा है और उन औरतों को केंद्र में रखा है जो लीक से हट करके, यानी कि मानव द्वारा बनाए गए जो बनावटी नियम हैं उनसे हट करके जो औरतें अपना जीवन जिया है उनके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया। इन नाम क्या है? मेरे संग की औरतें। संग यानी होता है साथ, यानी इनके साथ साथ जितनी भी औरतों ने काम किया या जिनके साथ ये रही हैं या जिनके साथ यानी कि ये काम करते हुए बहुत सी औरतों को देखा है जो लीक से हटकर अपना, जैसे कहते हैं ना, अबला नारी से सबला नारी किस प्रकार से बना है। तो इस अध्याय में इन्होंने औरत को केंद्र में रखते हुए उनके समाज में परंपरा रहे जो भी विसंगति वाले नियम हैं उनसे हट करके उन्होंने जिया है। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? इस सेशन में हम मेरे संग की औरतें जो संस्मरण है मूल, उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने बच्चों मृदुला गर्ग जी का जीवन परिचय पढ़ा, साथ में ही जो संस्मरण है मेरे संग की औरतें उसका सारांश रूप में भी हम लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेरे संग की औरतों से संबंधित, औरतें से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि बच्चों ये अच्छे समझ में आ गया, अब इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छे समझना, यदि ये समझ लेंगे अच्छे से तो इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये दिख रही है ना, ये मेरे संग की औरतें, यानी कि ये हाथ हैं, ये महिलाएं हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, ये पीछे वाला हिस्सा होता है, जैसे चुंडी होड़ करके पीछे वाला हिस्सा है, वह हिस्सा है खींचा गया है यह तस्वीर। ठीक है, और यह सब बच्चों हमें कहाँ दिखाई देता है? यह सब हमें हमारे पाठ्य पुस्तक है कृतिका भाग 1। तो ध्यान रखना, कक्षा 9th है बच्चों, पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 1, अध्याय संख्या है 2 और लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों से पूछ लिया जाए मेरे संग की औरतें जो संस्मरण है इसके लेखक या लेखिका का नाम क्या है? तो ध्यान रखना बच्चों, मृदुला गर्ग। ठीक है, हाँ, आपके पाठ्य पुस्तक में लेखिका की और लेखकों की तस्वीर तो नहीं है। वैसे आपकी जो क्षितिज भाग 1 पुस्तक उसमें सभी लेखकों की, लेखिकाओं की तस्वीर है, लेकिन इसमें नहीं है। तो आप लोगों से ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा इसमें, क्योंकि आप लोगों को तस्वीर नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, क्षितिज भाग 1 से पूछा जा सकता है, 4 तस्वीरें देखकर फिर पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित लेखक की तस्वीर कौन सी या कौन से लेखक हैं ये। ठीक है, अब देखो मेरे संग की औरतें जो मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया उसे हम एक बार तो सारांश रूप में देख ले तो अच्छे समझ में आ जाएगा। नाम क्या है पाठ का? मेरे संग की औरतें। यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ एक संस्मरणात्मक गद्य है, यानी कि यह एक नए प्रकार की शैली में, एक नई शैली में लिखा हुआ एक संस्मरणात्मक क्या है? गद्य है, यानी कि गद्य विधा में क्या है? एक संस्मरण है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। यानी कि लीक से हटकर, लीक यानी क्या होता है? यानी कि जैसे आपके परिवार में महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए कुछ नियम बना दिए गए हैं कि तुम्हें घूंघट में रहना है, अपने घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलना है, किसी से बातें नहीं करना है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं जो उनके ऊपर लाद दिया जाता है, यानी केवल उनको अबला बना करके रखा जाता है कि तुम केवल घर के कामकाज के लिए हो, बाहर के काम के लिए आप नहीं हो, हम हैं। तो ऐसे कुछ नियम हैं जो परंपरागत, जो शुरू से चलते हुए आ रहे, उन नियमों को हटा, उन परंपरागत तरीकों को हटा करके लीक से हट करके किस प्रकार से जिया जा सकता है, कैसे जीना है, अबला से सबला कैसे बनना है, यह सब हमें मृदुला गर्ग जी ने इस संस्मरण के द्वारा बताने की कोशिश की है। और ये कि नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। इन्होंने, मैंने बताया था, याद हो तो आप लोगों जब जीवन परिचय पढ़ाया था, कथ्य और शिल्प दोनों के अंतर्गत जितनी भी गद्य विधा में जो भी लिखा गया उपन्यास, नाटक, इन्होंने परंपरागत जितने भी उपकरण थे उन सभी को उपकरणों को क्या है इन्होंने तोड़ा है, कुछ नई शैली का प्रयोग किया है। तो बताया गया है यह एक नई प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। तो ध्यान रखना, इस गद्य में, इस संस्मरणात्मक गद्य या इस पाठ में, इस अध्याय में किसको केंद्र में रखा गया है? औरतों को केंद्र रखा गया है, यानी औरतों पर केंद्रित किया गया है। ठीक है, दिख रही है आपको तस्वीर?
अब यही तस्वीर है जो जिससे उनको, यानी कि देखो ये पेन, ये कलम दिखाई दे रही है, ये कोई कागज पुस्तक है, और ये महिलाएं हैं जो लिखने का कार्य करती हैं। इसमें बताया भी कि 5 भाई बहन मर्दुला गर्ग थे, तो किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन जीते हैं, किस प्रकार से पापा इनके ऊपर छोटी बड़ी सिस्टर को 2-2 नाम रख करके फिर उसके बाद एक नाम रखते हैं, फिर कहते हैं कि तुम BA करो, इस सब्जेक्ट से करो। तो ऐसा कुछ थोपना होता है। जैसे ही बताया गया ना कि परंपरागत तरीकों से अटकर किस प्रकार से एक महिला जीती, एक औरत जीती है, उनके बारे में बताया गया है। तो देख लीजिए मूल पाठ। मेरी एक नानी थी, लेखिका कहती है कि मेरी एक नानी थी। जाहिर है कि मेरी एक क्या थी, नानी थी, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। लेखिका कह रही है कि जाहिर है मेरी एक नानी थी, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि जब उनकी माँ की शादी हुई थी, लेखिका की माँ की शादी हुई थी, तो वो कह रही हैं कि तभी उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, उससे पहले ही। तो मैं अब कहाँ देखेंगे भी नानी को फिर। तो कह रही हैं कि जाहिर है मेरी एक नानी थी, पर उन्हें मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि माँ की शादी होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। यानी कि शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण, क्योंकि नानी मर चुकी थी, तो हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। यानी कि हम 3 बहनों को खुद ही कहानियाँ कहनी पड़ी। ध्यान से समझना बच्चों, कुछ शब्दों को मैंने बोल्ड भी इसलिए किया है, गहरा काला इसलिए किया है कि आप लोग उन शब्दों को जैसे देखोगे तो उनको तो याद करना है। उससे हमें जितने भी अभ्यास प्रश्न ना, वो उसी से संबंधित ध्यान रखना, वो अभ्यास प्रश्नों में काम में आएंगे। तो नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। यानी कह रही कभी हमने तो सुना नहीं उनके मुँह से, लेकिन नानी से कहानी भले न सुनी हो, पर नानी कहानी जरूर सुनी है, यानी कि माता के मुँह से सुनी है। और बहुत बाद में जाकर असली मर्म, यानी कि उन कहानियों का असली जो रहस्य था, असली जो गुप्त राज था, वो समझ में आया है। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी का अर्थ क्या होता है, पर्दा करने वाली स्त्री, औरत थी। यानी कि पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक और क्या थी, अनपढ़ एक औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। यानी कि अब नानी जी के बारे में बता रही कि मेरी नानी थी, अनपढ़ थी, पारंपरिक रूप से अनपढ़ थी, और वो पर्दानशी थी। यानी कैसे, पर्दा करने वाली औरतें, जैसे कि चुनरी या लुगड़ी जिसे बोलते हैं गाँव में, जैसे ओढ़ लेते हैं ना, तो ऐसे पल्ला रहता है चेहरे के आगे, तो उसे कहा जाता है पर्दानशी, जिसे क्या कहा जाता है, क्या हो गया, पर्दा करने वाली स्त्री। और उन्हें उनका पति था ना, नानी का पति, यानी कि उनके नाना जी, वो उन्हें तुरंत बाद, शादी के तुरंत बाद छोड़कर कहाँ चले गए, बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। नानी के बारे में बता रही है कि जैसे वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वापस लौटे, तो उन्होंने अपने अनुसार, विलायती रीति रिवाज के अनुसार उन्हें जीना चाहा, लेकिन नानी ने अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। नानी जैसी थी, जैसे रह रही थी, जैसे उनका जीवन यापन था, दैनिक जीवन वैसे ही हो रहती थी, उन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। नहीं उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, इच्छा, लालसा, कामना को कभी भी नापसंद का इजहार पति पर कभी नहीं किया। यानी कभी नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि उन्होंने कभी भी अपने ऊपर इस प्रकार कोई असर नहीं पड़ने दिया कि अपने पति से कोई इच्छा जाहिर कर सके। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर, बहुत बोलने वाली हो उठी। यानी मुँहजोर उठी, यानी कि जब वो ऐसा लगा एक दिन कि
इंसान को पता वैसे लग जाता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, महीना 2 महीना 15 महीना या साल, 15 महीना 2 साल 2.5 साल 3 साल ऐसे पता चल जाता है कि मैं इतने दिन जीऊँगा। तो नानी को जब उसकी खुद की मौत के करीब पाया तो उसे अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी कि अर्थात मेरी माँ की शादी की फिक्र इतना डराया कि वे एकदम मुँह हजोर हो उठी, यानी कि बहुत बोलने वाली हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। यानी उन्होंने कहा कि मैं जो पर्दा नसी हूँ, जो पर्दे का लिहाज है, मैं उसे छोड़ कर के मैं उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए, और सब दंग जब उन्होंने अपने पति से पूछा तो सब क्या हो गए, हैरान हो गए। जिस पर्दा नसी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुँह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। नजाकत एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है कोमलता। यानी कि उन्होंने सोचा, उनके पति ने यानी कि लेखिका के नाना ने क्या सोचा कि जो औरत अपने पति को कभी अच्छे से ढंग से नहीं बोल सकी, अब वो किसी पराये मर्द को क्या कहना चाहती है। लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने मौके की नजाकत को, यानी जिस समय में सब हैरान रह गए थे, तो मौके की नजाकत को देखते हुए उन्होंने उनकी बातों का क्या रख लिया, लाज रख लिया, यानी उनका सम्मान रख लिया। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लेवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। और सवाल जवाब करते, यानी कि एक पति पत्नी आपस में जब सवाल जवाब करते हैं ना, तो 100% तो वहाँ लड़ाई होती है। और मैं तो ये मानता हूँ पति को है ना सॉरी बोल करके निकल जाना चाहिए, अपना कार्य करना चाहिए, उसे बाहर निकल किसी प्रकार से। तो उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। वक्त की बर्बादी होती है, ध्यान रखना, आपस में जब गुस्से में कुछ बातें हो तो केवल वक्त की बर्बादी और कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने फ़ौरन जाकर अपने दोस्त प्यारे लाल शर्मा को ले आए और बीवी के सामने पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। यानी कि अब जो नानी ने कहा प्यारे लाल शर्मा जी से, वह और भी हैरान करने वाली बात थी। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। यानी कि देखो कितने मतलब अपने पति से नहीं कहा, उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल से कहा कि मुझे वचन दो, मैं कुछ समय बाद मरने वाली हूँ, पर मेरी लड़की के लिए तुम वर जानते हो ना, दुल्हा तद्भव शब्द तत्सम दुर्लभ जी होता है। तो मेरी बच्ची के लिए, जो 15 वर्षीय बच्ची थी, उसके लिए दूल्हा आप तय करेंगे, मेरे पति नहीं। हैरत वाली बात तो थी। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। यानी फरमाबरदार का अर्थ होता है आज्ञाकारी। यानी कि क्या कहने का तात्पर्य कि मेरे पति तो क्या है, साहब है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो, यानी कि आज्ञाकारी से हो। यानी मेरे पति तो क्या है, आज्ञाकारी हैं और एक साहब हैं, और मैं नहीं चाहती कि ऐसे ही साहब के साथ मेरी बेटी की शादी हो। जैसे मैंने जीवन जिया है, मैंने कभी अपनी इच्छा आकांक्षा इनके सामने कभी व्यक्त की नहीं की है। ये शादी के तुरंत बाद मुझे छोड़कर विलायत चले गए, तो बैरिस्टर जब ये लौटे तो विलायत के ही, जब वहाँ के विलायत के अनुसार ये यहाँ जीने लगे, तो मुझे तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन मैं तो जी लिया। लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसा वर नहीं देना चाहती जो एक साहब हो, यानी कि एक अंग्रेज जैसा व्यवहार करे। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। यार ये क्या बात है, माताजी में तो, नानी में तो क्या है, देशभक्ति भरी हुई है कूट कूट करके। तो जो मैंने बोल्ड किया है ना, गहरा काला किया, वो तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना। ये बहुत ही, यानी कि ऐसा नहीं है कि वैसे ही भाई कहीं कहीं बोल्ड काला कर दो, ये बहुत ही सोच समझ करके क्या मैंने आपके लिए कि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आए, जब अभ्यास पर्सन करो तो आपको दिक्कत ना आए। तो नानी में देशभक्ति भरी हुई थी, तो नानी ने क्या कि आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। देख लो प्यारे लाल साहब, ये नानी जी हैं, और ये सूट बूट लगा विलायत साहब हैं, यही है 100%। देखो सूट बूट लगा रखा है ना नालायक ने। और ये टोपी मास्टर हैं अपने स्वतंत्रता सेनानी, जिनका नाम क्या है, प्यारे लाल।
क्या नाम है, प्यारेलाल, और ये नानी जी हैं। ठीक है, दिख गया चित्र। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, यानी कि तीसरी बार हैरत अंगेज करने वाली बात है। पहले तो क्या कि उनके पति ने सोचा, यानी कि लेखिका की नानी ने सोचा, वो लेखिका के नाना ने सोचा कि जो पत्नी मुझे अच्छे से आज तक बोल नहीं पाई, आज वो एक पराये मर्द से क्या कहना चाहती है। एक तो वो, दूसरा जब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए तुम वर ढूंढोगे, यानी तुम वर तलाश करोगे, मेरे पति जैसा नहीं, क्योंकि वो तो एक साहब हैं और साहबों जैसा वर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, फरमरदार जैसा। तो अब नानी ने और कहा तीसरी बार, वो और हैरत अंगेज है। वो क्या था, उन्होंने कहा वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। अब प्यारेलाल जी से कह रही है, ये प्यारेलाल जी हैं, इनसे कह रही है कि वचन दो मुझे कि मेरी लड़की के लिए वर आप ही तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमावरदार से हो। यानी कि ये थोड़ा, कोई बात नहीं, पढ़ लिया हमने दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। वो दूसरी बार था, ध्यान रखना, वो हैरत अंगेज करने वाला। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बात तो सही है, क्योंकि जो औरत अपने पति को अच्छे से नहीं बोल पाई, कभी हमेशा अनपढ़ ही परंपरागत रूप से, और दूसरी बात हमेशा पर्दे में रही एक अबला नारी की तरह, तो ऐसा कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर होता बिना खबर के, बिना खबर के। ये समास विग्रह हो गया, अव्ययभाव समास है बेटा में। कौन सा समास है, अव्ययभाव समास। उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल का अर्थ क्या होता है, वास्तव में या असल में। दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होंगी। अब मृदुला गर्ग जी कह रहे हैं कि बाद में मेरी समझ में आया कि वो वास्तव में निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल की रही होंगी। अब यहाँ देखिए एक शब्द आया दरअसल, जिसका अर्थ होता है वास्तव में या असल में। ये समास विग्रह भी हो गया इनका, और इसमें क्या है, अव्ययभाव समास। और इसमें देखो अव्ययभाव समास कहाँ होता है, जहाँ पहला जो पद होता है वह उपसर्ग होता है, तो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ दर उपसर्ग है और यहाँ बे उपसर्ग है। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। यानी कि बात तो सही है, यानी कि ना नाना की जिंदगी में कोई दखल दिया, यानी कि अपने पति के जो वो विलायत से आए बैरिस्ट्री करके, इतना तो उनकी जिंदगी में कोई दखल दिया कि तुम चाहो जैसे जियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी जो जिंदगी जी ना वो अपने अनुसार जिए उन्होंने। आजाद ख्याल की एक औरत थी उस समय की। पारंपरिक कैसी थी नानी, पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। कहने का तात्पर्य क्या है कि पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। किनमें, नानी जी में। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। यानी कि जब उनसे वचन ले लिया था प्यारेलाल से, उनके मित्र, उनके पति के मित्र से, स्वतंत्रता सेनानी थे, कि तुम अपने जैसे ही को स्वतंत्रता सेनानी से मेरे बच्ची की शादी करना, आजादी कूट कूट के भरी थी। तो प्यारेलाल ने भी ऐसा पढ़ा लिखा लड़का ढूंढा होनहार, और
उस अपराध में उसको जेल ले जाया गया। जेल गया तो उन्होंने आईसीएस परीक्षा में बैठने से उसे क्या कर दिया, रोक दिया गया। और जिसको जेब में पुश्तैनी पैसा धैला एक न था, यानी जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धैला एक न था, कहने का तात्पर्य क्या है कि जो माता पिता का जो रुपया, जो धन दौलत होता है ना, पुश्तैनी, वो उनके पास कुछ भी नहीं था उस लड़के के पास, यानी कि लेखिका के पिता के पास। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर थी। और माँ बेचारी अपनी माँ बेचारी यानी कि उनकी माँ और बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती, यानी कि खादी की जो साड़ी तो उन्हें इतनी भारी लगती थी, कमर भी लचक, यानी क्या हो जाता, चनका खा जाती। रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठाने पड़े। और रात भर जाग करके वो साड़ी बांधने की प्रैक्टिस करती रहती, अभ्यास कर रहे थे ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। यानी कि जो इंसान इसको, जैसे कि मान लो आप लोग कोई अभ्यास पर्सन आप लोग पढ़ते हैं, आपको कोई किसी पर्सन का आंसर नहीं आता है तो आपको बार बार अभ्यास करना चाहिए। और बार बार यदि आप लोग अभ्यास करोगे तो जिसकी बुद्धि में जंग लग गई है ना बच्चों, तो वह भी अच्छे से एक सुजान, एक ज्ञानी व्यक्ति बन सकता है। तो वही बात है, रात भर जाग कर साड़ी पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, यानी कि वो उनकी माँ है, वो नाजुक होता है, कोमल, क्या होता है, कोमल। वो इतनी कोमल सरल सहज स्वभाव की थी कि उनको देखकर मेरी यानी उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। दादी ने क्या कहा, मर्दुला घर की दादी ने, यानी कि इनकी लेखिका की माँ की सास ने क्या कहा, हमारी बहू तो ऐसी ठहरी, यानी कि ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी, यानी कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी, यानी कि बर्तनों का ऐसा वैसा काम करती हो कि थोड़ा सा तो अच्छे साफ नहीं करती हो, कपड़े अच्छे साफ नहीं करती, बस धोया पोंछा और टांग दिया। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, यानी कि गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश भी नहीं की थी। क्यों नहीं की, उसकी दो वजह थी, यानी क्यों नहीं की थी उसकी दो वजह थी। एक तो क्या थी, पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। यानी कि देखो, वो अपने मन के अनुसार तो थी, साथ में क्या थी, पहली शर्त, दो वजह थी उनमें। पहली वजह क्या थी कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों होता है खैर ख्वाहों, जो मतलब देश की रक्षा करने वाले होते हैं ना, उसमें से उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत, यानी जो ससुराल वाले भी साहबों से खासे, यानी कि साहबों से अच्छे जानकार थे, अच्छे जानते थे। और मेरे नाना पक्के साहब, और मेरे नाना जी अच्छे पक्के साहब माने, क्योंकि विलायत से बैरिस्ट्री करके आए थे। तो बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज। बस वो जात से क्या थे, जाति से क्या थे, हिंदुस्तानी थे, वैसे सारा सब कुछ वो अंग्रेज जैसे जीते ना, वैसे अभी जो तस्वीर दिखाई थी उसमें टाई बेल्ट, जो प्यारे लाल जी के साथ नहीं थे तो टाई लगा रखी थी ना, तो अंग्रेजों की तरह जीते थे वो। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। यानी मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे,
प्रशंसक थे, गांधी नेहरू जी हो या मेरे पिताजी के घर वाले क्यों न हो। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर पर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि जो साहब था ना, उनके ससुर थे, उनका दबदबा हमेशा रहा करता, चाहे उनकी जेब खाली क्यों ना उनके बेटे की। एक आन बान शान, देखो ये शब्द आ गया आन बान शान। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें समास कौन सा है, अब आप कहोगे कि सर समास में तो 2 ही पद होते हैं, यहाँ तो 3 पद हैं। अब सर ने समास पूछ लिया तो मतलब समास तो है इसमें, तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु है, द्वंद्व है, कौन सा है बेटा? सोचो एक बार कौन सा है इसमें। तो देखो एक बार, जहां पर एक बात और, समास में सामान्यतः 2 पद होते हैं। पहले पद को कहा जाता है पूर्व पद और अंतिम पद को कहा जाता है उत्तर पद। अब 2 से अधिक पद किसी समास में हो सकते हैं किसमें? द्वंद्व समास में। तो यहाँ पहली बात तो यहाँ कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है। अब इसका समास वगैरह करेंगे तो कैसे करेंगे? आन बान और शान, ऐसे करेंगे। आन बान और शान, ऐसे ही कंदमूल फल, 3 आगे ना, कंदमूल फल। ऐसे ही हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, जैसे समास वगैरह करेंगे हाथी घोड़ा और पालकी। आन बान और शान, रोटी कपड़ा और मकान, लाल बाल और पाल, ऐसे। तो इन सभी में क्या है? द्वंद्व समास है। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। यानी कि आन बान शान वाले साहब यानी उनके नाना जी थे, तो वो उनके सिरफिरे लड़के को, यानी उनका लड़का जो था उसको एक नाजुक लड़की सौंपी, उससे रोमांचक और क्या परिकथा हो सकती है। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजाबंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म होता जादू या रहस्य को और गाढ़ा बना चुकी थी। कहने का तात्पर्य क्या है? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजाबंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी खासियत थी, और दूसरी वजह क्या थी? माँ की अपनी क्या थी? एक खासियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, कोमलता, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। देखो उनमें, उन कहानियों में क्या थी? वे उनकी खूबसूरती, नजाकत, कोमलता, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी, निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली हुई थी नानी की थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ी। ये किसके बारे में बात हो रही है? दूसरी वजह माँ की अपनी खासियत थी। ये माँ के बारे में बताया जा रहा है, लेखक की माँ के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखना, कहीं तुम नानी के बारे में कर दो। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था, यानी उनसे अपनी माँ से, यानी उनकी जो लेखिका की माँ थी, उनसे कोई ठोस कार्य करवाना भी चाहता तो ऐसा भी कोई सोच नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और अवाही काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। देख लो, मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि दादी ने कई बार कहा था अपने पति के बारे में कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अब हाथी जो कह रही हैं तो वो अपने पति के लिए कह रही हैं और खुद को बैल समझ रही हैं वैसे तो। ठीक है, तो वही बात है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया। बचपन में ही ये जो ये जुमला था, इनका भावार्थ, इसका अर्थ समझ में आ गया था जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू
परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद तैयार चुस्त तत्पर रहते थे। कहने का तात्पर्य क्या है, बचपन से ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा कि हम बच्चों की देखभाल करने के लिए, परवरिश करने के लिए माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद यानी तैयार, ऐसा नहीं कि माँ ही हमें संभाले, हमें घर के परिवार के जितने भी सदस्य वो सब संभालने को तैयार रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, यानी कि ऐसा नहीं है कि दादी की जो जिठानियाँ थी वही हमें संभाले या दादी संभाले, मर्द जात भी यानी मर्द लोग उनके यानी कि पति थे वो भी उनको संभालने में अपना सहयोग देते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। यानी कि ये मत समझ लेना कि वह ठोस काम करने का मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, यानी माँ को आज़ादी का जुनून बहुत ही अत्यधिक था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे भरपूर निभाती रही, और वह आज़ादी का जो आज़ादी कूट कूट को भरी हुई थी वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती भी रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। यानी कि जब आज़ादी का, ये बात तो मैं तो कहता हूँ बच्चों कि यदि आप में आज़ादी कूट कूट कर भरी हुई है तो उसे निभाओ भी कूट कूट कर, अच्छे से जियो, चाहे आगे की मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा। जब कूट कूट के भरी हुई है तो फिर जाओ, सिपाही बनो या फौज में जाओ, आर्मी में। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, अच्छे से उसे निभाना है आप लोगों को। जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, यानी जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, अपने खुद के तरीके से जीना चाहिए। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, और लेखक कह रहे हैं हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया, और न अच्छी पत्नी बहू होने के सीख दी। यानी कि एक जो भारतीय माँ में होते हैं ना, जैसे कि कहते हैं ना कि हम अपने भारतीय की बात करूं तो कहा जाता है कि बेटी माँ की अंतिम पूंजी होती है। जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है शादी के समय यानी कि फेरे के समय, तो ऐसा लगता है कि माँ का सब कुछ जा रहा है, क्योंकि वो उन्हें वो सब गुण या सीख देती है जब से वो जन्म लेती है, जब से जन्म से लेकर के तब तक शादी करती है, तब तो वो उन्हें बड़े लाड प्यार से पालती है और अच्छे अच्छे गुण देती है। लेकिन ऐसी कहा गया है कि मृदुला अगर कह रही ऐसी हमारी माँ नहीं थी, एक भारतीय माँ जैसी नहीं थी जो हमें लाड प्यार करे और खाना पकाया हमारे लिए, और न एक अच्छी पत्नी बहू बनने का उन्हें कोई सीख नहीं दी थी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। यानी कुछ तो उनको बीमारी रहती थी, हमेशा बीमार रहती थी या कोई बीमारी थी उनके शरीर में, और एक अरुचि भी थी, यानी उनको रुचि भी नहीं थी बच्चों को संभालने में, बच्चों लाड प्यार करने में, उनका खाना पकाने में, यानी कि ऐसा उनकी रुचि भी बिल्कुल नहीं थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, यानी उनकी माँ का ज़्यादा वक्त कैसे बीता, किताबें पढ़ने में। बाकी उस वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। यानी कि उनका ज़्यादा वक्त तो किताबें पढ़ने में बीता, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में बीता, संगीत सुनने में बीतता, और ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती। यानी कि ये सब कार्य वो लेटे लेटे, यानी कि कोई भी साहित्य की चर्चा करनी हो या साहित्य की बात संबंधी लिखनी हो, कोई किताब पढ़ना हो या संगीत सुनना हो, ये सब बिस्तर में लेटे लेटे ही वो ये सब कार्य कर लेती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा करते थे, न तो उनसे कोई मतलब एक आम औरत थी नहीं, ना उन्होंने कभी ऐसा सोचा। तो दादा दादी उन्हें कुछ ज़्यादा परेशान नहीं करते कि ठीक है भाई ये अनुसार जी रहे तो जीने तो, बस खुश रहना चाहिए। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ, बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। यानी कि अब नानी के भी दो कारण आए माँ के बीच में, और यहाँ भी दो कारण आ गए। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। एक तो क्या था, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा था, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती। यानी कि एक की जो गोपनीय बात थी, एक का जो रहस्य था, वह दूसरे पर जाहिर नहीं होने। तो कितने अच्छे गुण है दोनों के दोनों।
तो बात सही है, फिर तो वो रहेगी भी ठाट बाट से, तो फिर तो क्यों लाड करेगी, क्यों प्यार करेगी बच्चों से, क्यों? कहने का तात्पर्य क्या है? देखो, वो एक तो कभी झूठ नहीं बोलती, कितना अच्छा गुण है कि झूठ हमेशा सत्य बोलना, और वो भी इस जमाने में, ये तो बहुत बड़ी बात है। और वे एक गोपनीय बातों किसी दूसरे पर जाहिर नहीं होनी, यानी किसी की गोपनीय बात को किसी दूसरे को नहीं बताती थी। कहने का तात्पर्य क्या है? कोई गोपनीय बात होती ना तो वो स्वयं ही उस बात को कार्य करते थे, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है? जब वो कोई भी कार्य करती तो सत्य के साथ करती, कभी वो झूठ नहीं बोलती रहती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, यानी कि पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। यानी पहले का जो कारण था झूठ नहीं बोलना, वो तो घर वालों से आदर मिला, यानी कि वो मिली, सीख मिली, और दूसरा जो कारण था वह बाहर वालों की दोस्ती से मिला। दोस्त वे हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। यानी कि दोस्त वे वैसे हमारी भी थी, लेकिन जो माँ की भूमिका थी वो हमारे पिताजी बहुत अच्छी तरह निभाते थे। क्योंकि मैंने बताया, याद है मैंने कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है, जब वो हमें नहीं पालती तो ऐसा जरूरी नहीं कि घर के सदस्य नहीं, यानी कि दादी, उनकी जिठानियाँ और मर्द जात भी हमें देखभाल करते थे हमारा। तो ऐसा नहीं है कि हमें प्यार नहीं मिला, पे एक माँ का प्यार तो कम मिला, लेकिन उसकी पूर्ति कौन करते थे? तो पिता कर देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। यानी कि मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि किसकी, क्या उसमें क्या लिखा हुआ है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो। चाहे भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, लेकिन उसमें यह नहीं पूछा जाता कि इसमें लिखा हुआ क्या है। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं, और माँ यह जानने को बेहाल हो जाती थी कि वो बीमारी से वह उबरी है या अभी नहीं उबरी है, यानी ठीक हुई है या नहीं हुई है। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। निजत्व क्या होता है? स्वयं के लिए। निज यानी होता है स्वयं, सर्वनाम है एक, और जब इसमें प्रत्यय जोड़ दें, क्या जोड़ा गया? त्वय, तो ये क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वो देखो, मतलब एक छोटा सा घर था जिसमें 6 तो भाई बहन थे, लेखिका और फिर उसमें सास ससुर भी थे और माता पिता भी थे। तो फिर भी स्वयं हर व्यक्ति को अपना निजत्व यानी स्वयं को जीने की बनाए रखने की आती छूट थी। यानी कोई किसी की गोपनीय बातों को नहीं बताता था और हमेशा सत्य वो बोलते। जब माई सत्य बोलते सभी सत्य बोलते थे। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। यानी कि इसी निजत्व यानी स्वयं की करनी, यानी अपने मन की करना, अपने मन की करना, अपने हिसाब से चलना, अपने दिल की सुनना। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए लेखिका जो है 3 बहनें और उसका छोटा भाई किसकी ओर जुड़ गए? लेखन की ओर चले गए कि हमारा तो, हम तो यही जानते हैं कि लिखना अच्छा लिखना। तो वही बात यहाँ हो चुकी है। लीक से खिसके, यानी लीक जो परंपरा थी उससे खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। यानी कि मतलब सभी के सभी सदस्य ऐसे ही थे। निजत्व तो बनाए रखते थे, निजत्व तो बनाए रखते थे, लेकिन साथ में सभी ऐसे थे जो कतार से अटकर के बाहर चलने के शौकीन थे, सभी के सभी। यानी अपने मन के अनुसार वो जीते थे। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देगी। यानी कि उनकी माँ ने एक व्रत ले रखा था, यानी कि एक कसम ही खा रखी थी कि मेरे पास 2 से साड़ियाँ कभी जब 3 हो जाएंगी तो मैं उसे दान कर दूंगी, क्योंकि साड़ी तो बांधना नहीं आती थी। तो वही बात यहाँ हो गई। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर
हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। यानी कहने का जैन समाज में अपरिग्रह, जिसे कहना का तात्पर्य जो अपरिग्रह होता है कि जिसको कहते हैं ना कि जो लिया नहीं गया हो या जो परिग्रह नहीं हो, इस प्रकार से या नहीं परिग्रह परिग्रह कि सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिलता है जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई, यानी पेट से हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी, मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू यानी बेटे की बहू का पहला बच्चा लड़की हो। यानी कि देखो, अरे भाई क्या बात है, यहाँ तो भी बहुत सारे गुण भरे, आज़ादी का गुण तो है ये, निजता का गुण तो है ही है, साथ में परदादी मंदिर में जाकर मन्नत मांगती मेरी पतोहू मेरे बेटे की बहू को पहला बच्चा क्या हो, लड़की हो। क्या बात है अभी, यानी कि पहली बार सुनने को देखा है कि किसी ने मन्नत मांगी हो लड़की की। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा, और यह गैर रवायती मन्नत मांगकर उन्हें चैन, यानी मतलब कहने का मतलब क्या है, औरों को अच्छा नहीं लगता था, केवल दादी को ही। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। यानी कि ऐसा नहीं कि उनको एक गोपनीय रखा जाए, उन सरेआम क्या कर दिया, ऐलान कर दिया सभी से। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, लोगों के मुंह सुनकर खुले खुले की लड़की की मन्नत मांग रही है। वे फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिले, यानी कि उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे तो भी न मिले। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई हो, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। यानी कि यह भी नहीं थी कि खानदान में कब पुश्तों से कोई कन्या पैदा नहीं हो, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर। यानी ऐसा भी नहीं है कि हमारे बहुत साल हो गए कि लड़की नहीं हो, लड़की भी हो रही थी लेकिन फिर भी वो कन्यादान के अभाव में तो नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो लड़की ही चाहती थी। उनके पिताजी की ही नहीं, दादी जी की भी बहनें मौजूद थी, यानी पिताजी की बहन नहीं, दादी जी की बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था, यानी कि ये, और देखो पहला बच्चा प्रत्येक बहू का, जितनी बहू आई उनके, तो पहला बच्चा बेटा ही होता था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। यानी कि खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। यानी कि परदादी तो हमेशा यही मन्नत मांगती। पूरा नकुड़ गांव जानता था, गांव का नाम क्या है, नकुड़। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा हुआ है। यानी पूरा गांव नकुड़ गांव था, वो पूरा जानता था कि भगवान का जो तार है दादी जी से सीधा का, माँ जी से सीधा का सीधा क्या है, जुड़ा हुआ था। बेतार का तार और बिना तार का तार था वो, यानी कि वो किसी को दिखाई नहीं देता था। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। इधर वह तो तार खींचती और उधर टन सा तथास्तु बजता उनके मन में। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, और दादी तो पहले तैयार होगी तो गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ने दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। अब भगवान ने, उन्होंने अच्छी सुन ली, जितनी बार मन्नत मांगी उतनी ही बेटियां भेज दी, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसी कितनी 5 कन्याएं भेज दी। लेखिका, और इसका मतलब कितनी कन्याएं हो गई, 5 लड़कियां हो गई परिवार में। कुल 6 सदस्य थे, एक लड़का था छोटा छोटा जिसका नाम राजीव है। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। यानी भगवान को क्या कहें, नामी जो चोर है वो भी अफरा तफरी में आ जाता था। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था, चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। यानी कहने का तात्पर्य कि माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना कि चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी।
हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ गांव की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। यानी नकुड़ गांव के जितने भी मर्द थे वो किसी दूसरे गांव में बारात में गए थे। औरतें सज धज कर रथ जगह मना रही थी, और औरतें रथ सज यानी बारात जाते हैं तो रथ जगह करते हैं पीछे से। तो वही है जो भारत में लगभग गांव में जो कार्य होता है। देखो बारात चली गई, बारात मत बोलते ना, बारात बोलना शुद्ध। तो बारात चली गई तो पीछे क्या होता है, रथ जगह करती हैं महिलाएं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर नहीं हुई। और नाच गाने में इतना धुंध हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि चोर कब हवेली में घुस गया। पर चोर था बदकिस्मत, बुरी किस्मत वाला। जिसे कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। अब चोर भी की किस्मत भी अच्छी नहीं थी, और जिसमें घुसा उसमें कौन थी, माजी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई हुई थी। यानी कि औरतों के शोर से बचने के लिए भी अपना कमरा छोड़कर दूसरे में सोई हुई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखीन यानी वृद्ध महिला, वृद्ध औरत और जिसे कहा जाता पुरखीन, जगह बदल लेगी। यानी कि अब उसको क्या पता था कि उसकी किस्मत ही बुरी थी कि बुढ़िया ऐसे अपनी सोने की जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। यानी कि जैसे ही चोर आया कमरे में तो माँ की आंखें खुल गई। कौन, माँ जी ने इत्मीनान से पूछा कि कौन है। माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। अब माँ जी तो समझ गई थी, ठीक है, परंपरागत तरीका था चोरों का तो ये कि मैं हूं। माँ जी ने कहा पानी पिला, जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। अब उसे पानी मंगवा रही है। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग है। यानी चोर के मुंह पर तो कपड़ा बंधा है और कमर में क्या बंधी हुई है, भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, और उस चोर को भी यानी कि भगवान से तार जुड़े होने की उसे खबर पहले से थी। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा चोर। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया, और फिर वो कह दिया कि मैं तो चोर हूँ, मैं तुम्हें पानी कैसे पिलाऊं। घबराहट सब बोल दिया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुँह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ धो लीजियो और पानी कपड़े से छानकर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी, आप चोर के हाथ का पी लोगी। तो नानी को जब पता चल गया, जैसे ही वो दबे पांव कूदा मकान में आया, तो नानी को, उनको माँ को पता चल गया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब तू आ ही गया है तो मुझे पानी पिला के चला जा। तो बच्चों यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। भी किसी को दिक्कत है तो बता देना, क्योंकि दिक्कत तो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक संस्मरण है। इसको तो हम जितना पढ़ेंगे ना एक दो बार, उतना ही अच्छे से हमें समझ में आएगा और अभ्यास प्रश्नों करने में भी मज़ा आएगा फिर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों।